अब हमें ये पता लग गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है, ये पता लग गया है कि ऑफर के क्या रूल्स हैं, एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं, ये पता लग गया है कि वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल किसे कहते हैं और वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट के अदर देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस 5 और एसेंशियल्स भी पढ़ लिए, जिनमें से 3 को ज्यादा डिटेल से भी पढ़ लिया। कंपेटेंस हमने पढ़ लिया है, कंसिडरेशन पढ़ लिया है और लॉफुल ऑब्जेक्ट वाली बात पढ़ ली है। 2 अब हमारे एसेंशियल्स रह गए, फ्री कंसेंट और वॉइड एग्रीमेंट्स। वो हम लोगों ने बिल्कुल एंड पे जाके तकरीबन जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा चैप्टर 4 उसमें हम कवर कर रहे होंगे। चैप्टर 4 बड़ा है तो हम चैप्टर 4 से भी जंप करके आगे जाके और आगे के मल्टीपल छोटे छोटे चैप्टर्स कर लेंगे। कल के दिन जो है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो कर लेंगे और फिर परसों चैप्टर 4 को खत्म करते हुए 15 में और इंशाल्लाह उससे अगले दिन सेशन खत्म। इतनी सी बात रह गई, सिर्फ 4 दिन की तकलीफ रह गई। आज तो आप आ गए हैं, सिर्फ 4 दिन और हिम्मत करनी है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग भी होगा ये कि फैब आने से पहले पहले आपका सिलेबस खत्म हुआ होगा अगर आप साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त भी वही कर रहे हैं जो सेशन भर हुआ है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। जनरली लॉ भले बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर इसको साथ साथ किया जाए, इसको फॉलो करके करें तो यस ये डूएबल है। तो अल्लाह करे आप लोग साथ साथ चल रहे हो। कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है ये डिस्कशन करता है एक खास तरह के अरेंजमेंट की। इसका सबसे बड़ा नाम है हमारी किताब में, सबसे बड़ा नाम जो जिस चैप्टर का वो ये और सबसे छोटा चैप्टर यही है। तो वो होता है ना कुछ लोग जो है ना जो नाम जिनका बहुत होता है और अंदर जो है ना तो ऊंची दुकान फीका पकवान, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे ताल्लुक जो कि वैसे ताल्लुक हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो बड़ी मिलती जुलती हैं उस तरह की सिचुएशन से जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। ये बेसिकली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एक खास नाम देते हैं कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉसाई हालांकि कासी या कसाई या व्हाट्सएवर लिखने में जो भी हो, लेकिन ये कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट है। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट जो है पेपर में अगर भूल जाए तो आप एक रोमांचक सा जुमला याद रख सकते हैं, ये होते नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो होते नहीं हो जाते हैं। ये बनाए नहीं जाते, ये बन जाते हैं। ये किए नहीं जाते, ये हो जाते हैं। होते नहीं हो जाते हैं, किए नहीं जाते हो जाते हैं। तो ये बड़ी रोमांचक सी बातें चल रही हैं, लेकिन बहरहाल ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपने कभी किए ही नहीं, लेकिन लॉ को लगता है कि मुसावात होनी चाहिए। लॉ को लगता है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। तो लॉ खुद ही से इनको इन अरेंजमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट तस्वुर करना शुरू कर देता है, जिसमें अगेन वक्त ज्यादा होता है तो हम रेगुलर क्लास जैसी एग्जांपल करते। तो इसमें अभी यही उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं कि अगर एक बंदे को एक शहर में किसी का बंटवा पड़ा हुआ मिला और वो उसका बंटवा लेके उसको दूसरे शहर, मतलब वो पहले बंदे को ढूंढा, बंदा नहीं मिला, फिर बाद में उसे पता लगा ये दूसरे शहर से है, इस बंदे का ताल्लुक, उसका एड्रेस देखा और फिर 4-5 हजार रुपया लगा के वो दूसरे शहर उस बंदे को उसका बंटवा देने पहुंच गया। और जब उसे बंटवा दिया तो बंटवे में 25,000 रुपए पड़े हुए थे। तो इस बंदे ने भी सोचा कि 25,000 रुपए पड़े हुए हैं तो चलो मेरा आने जाने का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार होगा, अच्छा है कि मैं उस बंदे को उसका बंटवा पहुंचा दूं। तो जब उस बंदे को उसका बंटवा दिया और उससे मुआवजा मांगा इस चीज का तो उसने इनकार कर दिया। अब ऐसे में ये बंदा जिसने नेक नियति से एक बंदे का बंटवा उस तक पहुंचाया है, खर्चा किया है, टाइम लगाया है, लॉ के मुताबिक इसका हक बनता है कि इसको मुआवजा मिले। जबकि सामने वाले बंदे का मानना ये है कि भाई मैंने तो कोई ऑफर की नहीं थी, कोई एक्सेप्टेंस थी ही नहीं, ना मैंने कोई ऑफर की थी, ना तो मैं उस ऑफर का पता था, ना मैंने कहा था जो बंटवा लेके आएगा मैं उसे इनाम दूंगा, और ना मैंने कोई बात की थी कि मैं रास्ते का खर्चा पानी दूंगा। लेकिन कानून की नजर में अगर एक बंदे ने दूसरे के साथ कुछ अच्छा किया है और दूसरे ने उसका बेनिफिट उठा लिया है तो टेक्निकली इनके दरमियान खुद ब खुद एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अब ऐसे में जिसने बंटवा ले जाके दिया है उसका हक बनता है कि वो दूसरे वाले बंदे से उसकी कंपनसेशन मांगे। तो अगेन ये मैंने बड़ा प्रिसाइज करके किस्सा सुनाया, अदरवाइज जो है ना ये 10-12 मिनट तक ये किस्सा चलता है और इसमें जो है ना बड़े नाजुक मोड़ भी आते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंटों ने याद होगा कि ये जो है ना बड़ा, तो उन्होंने कहा जी इसकी वीडियो डाल दीजिएगा ताकि जो है ना हम भी किस्सा सुन लें।
तो हुआ ये कि एक बंदे ने अगर दूसरे की मदद करनी चाहिए है और दूसरा बंदा जो है वो उसको कंपनसेट नहीं कर रहा, तो कानून को लगता है यहाँ नाइंसाफी हो गई है। तो कानून जो है यहाँ पे उसको बचाने की कोशिश करेगा उस मजलूम को जिसने अच्छा काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जिसमें एक बंदा कुछ अच्छा काम करता है या एक बंदे से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, उससे दूसरे को कोई ना कोई फायदा हो जाता है, और जिसको फायदा हुआ होता है वो पहले बंदे को कंपनसेशन नहीं दे रहा होता, इसलिए कि उनके दरमियान ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। तो लॉ ये कहता है कि कुछ तय हुआ है या नहीं हुआ, अगर एक बंदे से दूसरे की तरफ अच्छाई चली गई है, दूसरे ने उसका फायदा उठा लिया है, तो ज्यादातर लॉ फिर इक्विटी को बरकरार रखने के लिए, मुसावात को बरकरार रखने के लिए खुद ही से कह देता है कि ये उस तरह का रिलेशन है दिस विच रिजेंबल्स दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ इस तरह के अरेंजमेंट को खुद ही से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देता है, और इसमें ऑब्लिगेशन वैसी ही होती हैं जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन देखी थी। तो अगर हम इसमें किताब में देखें तो किताब ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है और इसकी 5 एग्जांपल्स दी हैं और बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक ऑब्लिगेशन है इम्पोज्ड बाय लॉ। ये लॉ एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है, क्यों? इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज के दरमियान जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो लॉ खुद ही से इम्पोज कर रहा है उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इज अ लीगल सब्स्टिट्यूट। ये लीगल वो है, मुतबादिल है किस चीज का? इसलिए कि फॉर्म ये इसलिए बना है कि इम्पोज करे इक्विटी बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान मसावत बरकरार रखने के लिए ये कोशिश करता है कि कुछ ऐसा करे जिससे मजलूम के साथ बुरा ना हो। हालांकि पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं थी या पार्टीज ने एक दूसरे के साथ एग्री नहीं किया था, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट लॉ को लगता है कि इंसाफ करने के लिए इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देना चाहिए। तो ऐसे में वो जो बंटवा दूसरे बंदे को दूसरे शहर ले जाके दिया, और अगर वो बंदा खर्चा पानी नहीं दे रहा तो आप अदालत जाके कह सकते हैं कि जिस बंदे से कहें कि मेरा जो जेन्युइन खर्चा लगा है इस तक बंटवा पहुंचाने का, वो इससे दिलवाया जाए। अब चाहे उसने ऑफर की थी या नहीं की थी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था, लॉ कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद क्रिएट हो गया। तो हमने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते हैं, बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। आप करते नहीं है, लेकिन कानून ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही से आपके ऊपर इम्पोज कर देता है कि भाई मान लो कि तुम लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स का एक दूसरा नाम है, इनको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो चीज प्रिज्यूम्ड हो, जो चीज जो है ना, जैसे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक और नाम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इस नाम पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आपने एक दफा 5 नंबर का सवाल पूछ लिया था कि जरा कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल दे दें, और बच्चे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सोच के गए हुए थे और ये दूसरा नाम उनके जहन में नहीं था। तो क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ आ रहा है? अब इसकी गिनती की 5 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। होता ये है कि समटाइम एक बंदा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की टिपिकल एग्जांपल है माइनर और अनसाउंड माइंड। वो तो एक लिस्ट है, वो तो एक्सेप्शनल है ना कि 3-4 तरह के वो लोग जो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब अगर एक माइनर है और ये अनसाउंड माइंड है, और कोई दूसरा शख्स उस माइनर को, उस अनसाउंड माइंड को, या फॉर एग्जांपल उस अनसाउंड माइंड के बच्चे को कोई नेसेसरी सप्लाई करे। क्यों? माइनर जब जाके कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो लोग उससे डरेंगे। क्यों डरेंगे माइनर से? वो तो फिर जिम्मेदारी लेगा ही नहीं है, आप एनफोर्स ही नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। तो हो सकता है माइनर को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए दिक्कत हो रही हो। फिर जो अनसाउंड माइंड है वो बेचारा अपनी डीलिंग खुद कर ही नहीं सकता और लोग भी उसके साथ डील करते हुए एहतियात करेंगे। तो फर्स्ट करें, एक अच्छा आदमी किसी माइनर को या किसी अनसाउंड माइंड को या किसी अनसाउंड माइंड के डिपेंडेंट को नेसेसरी सप्लाई करे, जरूरियात जिंदगी सप्लाई करे, उसे खाना प्रोवाइड करे, उसको शेल्टर प्रोवाइड करे, उसको कपड़े प्रोवाइड करे, उसको बेसिक जरूरियात जिंदगी दे। तो ऐसे में जिसने उसको जरूरियात जिंदगी दी है उसका हक बनता है कि उस बच्चे की या उस अनसाउंड माइंड के प्रॉपर्टी यानी उसके एसेट्स में से उतना क्लेम कर सकता है जितना जेन्युइन उस चीज को प्रोवाइड करने का खर्चा बनता था। तो इसमें हम बात करते हैं कि इफ अ पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और इज डिपेंडेंट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन नेसेसरीज। आगे पढ़ते हैं, पर्सन सप्लाइंग सच नेसेसरीज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड हिज प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच। अगर एक इनकम्पिटेंट पर्सन को एक बंदे ने नेसेसरी सप्लाई की है तो जिसने नेसेसरी सप्लाई की है उसका ये हक बनता है कि वो दूसरे बंदे से उसका खर्चा ले और वो उसके एसेट्स में से लेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो उनके साथ नहीं हो सकता, उनके एसेट्स में से वो चीज निकाल सकता है। अब यहाँ वर्ड नेसेसरी के ऊपर थोड़ी सी डिबेट होगी। नेसेसरीज का मतलब होता है जरूरियात जिंदगी। अब सवाल ये है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज को जरूरियात जिंदगी कहें या ना कहें। पंखा गर्मी के मौसम में जरूरत जिंदगी, एसी
अब एसी लग्जरी है, एसी आपको इसलिए लग्जरी लग रहा है कि आप इसको महंगा आइटम कंसिडर करते हैं और इससे महीने का बिल बहुत ज्यादा आता है। फर्ज करें जिसके बाप की डेथ हुई है और वो माइनर है और वो करोड़पति है, उसकी करोड़ों की जायदाद है, उसके लिए तो नेसेसिटी हो गया। फिर मोबाइल क्या है, अगर तो बहुत जरूरी राब्ते शाब्ते करने हैं तो ठीक है, एक मुनासिब सा मोबाइल 2,500-3,000 रुपए का बटन वाला मोबाइल होता है, बेसिक उसमें सिस्टम होता है, उससे जरूरत तो पूरी हो सकती है। लेकिन वो जो अमीर का बच्चा है उसके लिए शायद आईफोन, वो कहेगी मुझे सिक्योरिटी वाले फीचर्स चाहिए और ये सारा, और करोड़ों की जायदाद है उसकी, बस वो डील ही नहीं ना कर सकता बाकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेसेसरीज है ना, इसके अंदर डिपेंड करता है, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन नेसेसरीज suited to his conditions in life। तो इसलिए ना इन्होंने वर्ड नेसेसरी को साथ एलेबोरेट कर दिया कि नेसेसरीज इज दैट जो उस बंदे के जिंदगी की जरूरियात के हिसाब से जिसको नेसेसरी कहेंगे। तो जब भी एक बंदा किसी माइनर को या अनसाउंड माइंड को या उनके डिपेंडेंट को सप्लाई करेगा कुछ नेसेसरीज उस तरह की जिससे जो उनकी जिंदगी, उनके स्केल, उनके सोशल क्लास के मुताबिक होगी, तो ये शख्स उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है कि मुझे इतने पैसे दिए जाए, मैंने इस बंदे को नेसेसरी सप्लाई की थी। ये बात समझ आई? yes, अब अगेन नेसेसरीज की प्राइसिंग किस तरह से होगी, जो उसकी नॉर्मल मार्केट प्राइस है। एक दफा एक सवाल पूछा गया कि जी एक माइनर को एक जैकेट दे दी गई, जैकेट की कीमत 1500 थी लेकिन इस बंदे ने 2000 की खरीद के महंगी जगह से उसे दे दी, तो फिर 1500 ही रिइंबर्स होगा। यानी हमने नाइंसाफी नहीं करनी, हमने जो उसकी जेन्युइन चीज बनती है उसके मुताबिक करना है। इसका मतलब है कि इस बंदे ने भी एहतियात करनी है कि नेसेसरीज को खरीदते वक्त जो है वो अच्छी तरह से देखे कि वो सही जगह से ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये एग्जांपल समझ आई? 5 एग्जांपल्स हैं, 5 सिचुएशंस हैं जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता। अब इसका उनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन लॉ को लगता है कि इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए। देन हमारे पास एग्जांपल आती है फाइंडर ऑफ गुड्स की। लॉ ये कहता है कि अगर कभी किसी को किसी की कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए और वो उसे उठा ले, तो जैसे ही उसने उसे उठाया है उसी वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट कहते हैं अमानत को। जब आप किसी को कोई चीज अमानत के तौर पर रखवा के जाते हैं तो वो आपकी चीजों को आपके बिहाफ पे सेफ करता है, अपने पास रखता है, और बाद में जब आप वापस आते हैं तो आपकी चीजें आपको वापस करता है। अब फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर 3-4 तरह के कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमारी किताब ने हमें सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। जब कोई किसी की चीजें उठाता है तो वो उसी वक्त उसका बेली बन जाता है। बेली का मतलब है जो बेलमेंट पे किसी की चीजें रख रहा है। एक पंजाबी वाला बेली भी होता है, तो जब कोई किसी चीजें उठाता है तो बेली बन जाता है। तब पता लगे आप दोस्त की चीजें जो ना वो खोलें और कहें लो जी मैं तुम्हारा बेली बन गया। तो जब किसी की चीजें आप किसी की गुम हुई चीज, किसी की पड़ी हुई चीज आपको मिलती है तो आप एक अमीन बन जाते हैं, अमानतदार बन जाते हैं। आपकी पहली ड्यूटी, आप फाइंड करेंगे ट्रू ओनर को, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपकी दूसरी ड्यूटी, आप उन चीजों की उतनी ही हिफाजत करेंगे जितनी हिफाजत आप अपनी चीज की करते हैं। तो ये 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उसकी हिफाजत ना करें या आप उसको ओनर को ढूंढने की कोशिश ना करें तो माना जाएगा कि आपने चोरी की, आपका टाइटल गलत है। यानी कि अब ये चीज जो आपके पास पड़ी हुई है ये आपकी ओनरशिप में है, लेकिन असल में कानूनी तौर पर आपकी ओनरशिप नहीं बनती, तो आपने यहाँ पे गद्दारी की है, गलत हरकत की है। तो ऐसे में एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। फिर अगला कॉन्ट्रैक्ट उस तरह का बनता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कि अगर आप किसी को उसकी चीज पहुंचा दें और जो पहुंचाने पे खर्चा पानी लगा है वो फिर आप उस बंदे से क्लेम कर सकते हैं जब आपने किसी बंदे की चीज को बचाने की कोशिश की है। तो ऐसे में लॉ की नजर में वो बंदा अच्छा है जो ढूंढे, हिफाजत करे और असल चीज असल मालिक तक पहुंचा दे। तो जब वो असल चीज असल मालिक तक पहुंचा दे तो वो असल मालिक से भी क्लेम कर सकता है, और जिसकी चीज गुम हुई है उसका ये हक है कि अगर उसकी गुम हुई चीज किसी और को मिले तो वो ढूंढ के उस तक पहुंचाए। पर्सन हु फाइंड गुड बिलोंगिंग टू अनदर टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी सब्जेक्ट टू सेम रिस्पांसिबिलिटी एज अ बेली। वो बिल्कुल एक अमानतदार की तरह काउंट होगा। ही इज बाउंड टू टेक एज मच रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एज ही टेक ऑफ हिज ओन गुड्स। ही मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू ट्रेस द ओनर। ओनर को ढूंढने की कोशिश करे। इफ ही डज नॉट ही विल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन। यहां लॉ ने फिर एक एक्सेप्शन दी है कि ऐसा ना हो कि आप एक बंदे को ढूंढने में खर्चा करी जा रहे हैं जबकि उस चीज की उतनी मालियत ही ना हो। अब ये जो बटवा एक बंदे का ढूंढ के दूसरे शहरों से पहुंच गया और 5,000 रुपए इस पर खर्चा कर लिया आने जाने पे और बाकी सारी चीजों पे, पता लगा बटवे के अंदर 4,000 रुपए पड़े हुए थे। तो ऐसे में जब आप उसे जाके कहेंगे मुबारक हो तुम्हारा बटवा मैंने ढूंढ लिया है, वो खुश होगा। फिर आप कहेंगे मुझे 5,000 दो,
तो वो और दुखी हो जाएगा, कहेगा यार उस बटुआ को वहीं पड़े रहने देते, ये जो तुमने आने जाने पे खर्चा किया कम से कम किसी के काम आता, तुम टॉफियां खा लेते। ना तुम्हारी जेब में गए वो पैसे, ना मेरी जेब में, वो तुमने बसों पे लगा दिए। तो एक रूल है कि जो चीज है उसकी कीमत का 2/3 से ज्यादा अगर उसे ढूंढने पे लग जाए तो लॉ ने इजाजत दी है कि जिसको चीज मिली है वो बेच के खा जाए। तो कानून ने जो है ना वो ढूंढने वाले को, तो अब आपको जब भी कोई चीज पड़ी हुई मिले तो आपने ना दूसरे शहर हवाई जहाज से जाने का सोचना है और फिर उसका खर्चा एस्टिमेट करना है, उस चीज की वर्थ देखनी है। और जो है, और अगर आपको अपने शहर की बंदे की चीज मिले तो फिर आपने देखना है कि अगर मैं किराए की गाड़ी हायर करूं, फिर मैं उस पर बैठ के जो है वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाऊं, फिर मैं उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लॉफुल एक्सपेंसेस, जेन्युइन एक्सपेंसेस असल बंदे को ढूंढने के 2/3 से ज्यादा है तो यू आर अलाउड कि आप वो चीज बेच सकते हैं और वो उस अमाउंट को कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी इसमें एक्सेप्शन है पेरिशेबल गुड्स। अगर आपको किसी की कोई पेरिशेबल चीज मिली है और आपने उस बंदे को ढूंढा और वो ढूंढने के बाद वो चीज किसी के काबिल इस्तेमाल नहीं रही, तो इसमें रेगुलर क्लास में एग्जांपल दी थी बर्फ की, कि आपको किसी की गिरी हुई शॉपर में बर्फ घर लेके जा रहा होगा, शॉपर में आपको गिरी बर्फ मिली, आपने पूरा दिन लगा के ढूंढा उसके असल ओनर को और जैसे ही वो मिला उसकी बर्फ उसको हैंड ओवर कर दी। तो ऑब्वियसली वो बर्फ पेरिशेबल आइटम था, तो वो आप जब उसे पहुंचाएंगे तो वो इस काबिल ही नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसी पेरिशेबल आइटम मिले तो यू आर अलाउड कि आप उसे बेच सकते हैं। तो यहाँ लॉ ने आखिरी बात की, ही मे सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर और व्हेन द लॉफुल चार्जेस फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर अमाउंट टू 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो ये दूसरी एग्जांपल थी हमारी जिसमें किसी को कोई पड़ी हुई चीज मिलती है और वो खुद ब खुद अमानतदार बन जाता है। ये बात समझ आ रही है? फिर पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। एक बंदा मिस्टेकनली कोई पेमेंट कर देता है। आप जो है वो एक कॉलेज को पेमेंट कर रहे थे और कॉलेज को पेमेंट करते करते गलती से आपने अकाउंट नंबर जो डाला वो कोई और था और उस बंदे को पेमेंट चली गई। अब आपने उसके पास जाके कहा भाई तुमने मेरे पैसे देने हैं। उसने कहा मेरी तुम्हारी तो कभी कोई डील नहीं हुई थी कि तुम मेरे अकाउंट में पैसे डालोगे और मैं अकाउंट से निकाल के तुम्हें पैसे दूंगा, तो हमारा तो कुछ तय नहीं हुआ। तो लॉ आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, ये कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा और वो बंदा जिसके पास पेमेंट गई है ही इज बाउंड कि वो आपको पैसे वापस करे, और नहीं करेगा तो आप अदालत जाके और अपने हक मांग सकते हैं। तो एक बंदा जिसको मनी दे दी गई है या कोई भी चीज डिलीवर हो गई है बाय मिस्टेक या अंडर कोर्शन, मस्ट रीपे और रिटर्न इट। अब बाय मिस्टेक हमें समझ आती है, कोर्शन क्या है चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे। कोर्शन जोर जबरदस्ती को, डर खौफ को कहते हैं। तो अगर किसी ने किसी को डरा धमका के उससे पैसे ले लिए और अगला बंदा बाद में जब इजी हुआ और अदालत गया तो अदालत जाके वो दूसरे बंदे से वो वाले पैसे मांग सकता है जो उससे जोर जबरदस्ती लिए गए थे। तो अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई पेमेंट किसी को चली जाए या जोर जबरदस्ती से आपकी कोई पेमेंट किसी और के पास चली जाए तो वो वाला बंदा बाउंड है कि आप जो है उससे पैसे मांगे। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक इस तरह की एग्जांपल भी दी जाती है कि एक बंदे के घर जो है वो डाकू घुसे और जो है वो बंदा अपने सहन में था और उसे शोर की आवाज आई तो उसने जब उधर देखा तो कुछ डाकू अंदर घर में घुस के और सामान की तलाशी ले रहे थे। ये सहन में था और इसके साथ एक रैक रखा हुआ था और उसमें इसके बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। तो इसने सोचा कि वो उस कमरे से अगले कमरे में जाएंगे और वहां से बाहर सहन में आएंगे, मुझे पकड़ लेंगे और ये नोटों से भरा हुआ बैग जो है ना मेरे से ले लेंगे। डर गया। उसने क्या किया, वो बैग में रखे हुए पैसे थे, उसने फिलहाल सोचा चलो ये पास आएंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गली में फेंक देता हूँ। उसने बैग उठा के गली में फेंक दिया। अब दूसरा सीन जूम आउट करते हैं। बाहर गली में एक फकीर खड़ा हुआ, हाथ उठा के दुआ कर रहा था कि अल्लाह आज इतना दे कि जो है ना दोबारा मांगना ना पड़े। उसके हाथ में बैग गिर गया। उसने आसमान की तरफ देखा, शुक्र अदा किया और बैग लेके चल दिया। अब बाद में जब इस बंदे के घर से डाकू वगैरह गए, वो बाहर निकला और ढूंढते ढूंढते जब पहुंचा तो बंदा बैग लेके जा रहा था। तो इसने जाके कहा ये मेरा बैग है, मुझे दो। उसने कहा ये तो मुझे अल्लाह की तरफ से बैग मिला है। तो ऐसे में अगर एक बंदे ने घबरा के या मिस्टेकनली दूसरे तक पैसे पहुंचा दिए तो फिर उसका हक बनता है कि वो दूसरे बंदे से कानूनी तौर पे वो पैसे वापस मांग सकते हैं। तो क्या ये वाली बात समझ आई? ये तीसरी एग्जांपल है। 5 टोटल एग्जांपल हैं जो इस चैप्टर ने दी हैं। जी, प्रूफ क्या होगा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है? प्रूफ क्या होगा कि इस बंदे ने इसी के घर से उछलता हुआ बैग लिया है? प्रूफ क्या होगा कि इसने इसको पकड़ लिया था? ये सारे मामला जाएंगे अदालत में। अदालत में कुछ चर्ब ज़बान वकील कुछ बड़े अच्छे तरीके से दलाइल से, हकाइक से, गवाहों की सबूत और रोशनी के मुताबिक जो है
वो जज भाई की आंखें खोलेंगे और जज भाई जो है उनको समझ आ जाएगा और जज भाई फैसला दे देंगे। बी लॉ में एक चीज जो हमने नहीं करनी, हमने परेशान नहीं होना, हमने कानून बता के लोगों को अदालत तक छोड़ाना है। ये नहीं सोचना कि साबित कैसे होगा, क्योंकि वो अदालत का एक अपना प्रोसेस है। हमारे सिलेबस में इंटरप्रिटेशन नहीं है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि ये कैसे साबित किया जाएगा। ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल वो जो जिसको पड़ा हुआ बटवा मिला है, ये कैसे साबित होगा उसने बीच में से पैसे नहीं निकाले थे? ये कैसे साबित होगा कि ये उसी बंदे का ही था? ये कैसे साबित होगा कि जो उसने जिस बस का जिक्र किया है कि मैं इस डेवो बस पे आया हूँ, क्या वो वाकई उस बस पे भी आया या नहीं आया? तो इन सारी चीजों के पीछे बहुत सारे सबूत होंगे और बहुत सारी कार्रवाइयां होंगी। हमने बिजनेस लॉ में इस परेशानी में नहीं जाना कि साबित कैसे होगा, हमने बस कानून बता देना ये ऐसे, हम इसको अदालत भेज देंगे और अदालत इनको सजा सुना देगी। मान लेना है अपने अदालती सिस्टम को कि वो अच्छा है, मान लेना है वकीलों को कि वो साबित कर देंगे अदालत में, तो हमने साबित करने वाला गिल्ट अपने ऊपर नहीं लेना, नहीं तो हम तो फंस जाएंगे। तो इसलिए वो कैसे साबित होगा, क्या होगा, ये सारा मसला अदालत जाने। तीसरी एग्जांपल समझ आई? देन चौथी एग्जांपल, पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। अब ग्रेटिशियस क्या होता है? ग्रेटिशियस होता है जो ग्रेटिट्यूड से किया जाता है, अच्छाई के साथ किया जाता है। तो सम टाइम कोई बंदा आपको कोई फेवर देना चाहता है तो हम कहते हैं कि ग्रेटिशियस एक्ट था, और सम टाइम वो फेवर नहीं देना चाहता तो हम कहते हैं ये नॉन ग्रेटिशियस एक्ट था। तो फॉर एग्जांपल आपके एक दोस्त ने आपको कहा कि यार आज जो है ना मुझे घर वालों ने जो चीज खाने को दोपहर लंच के लिए दी है बड़ी मजेदार है, 2 सैंडविच है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा मैं अकेले खाऊं। आपको एक डब्बा पकड़ा है और एक डब्बा खुद रखा और कहा तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूं। ये ग्रेटिशियस एक्ट है। फर्ज करें दोपहर ब्रेक के करीब जो है वो एक बंदे के सामने 2 डब्बे रखे हुए थे और वो पानी पीने जा रहा था, तो उसने मैं पानी पीने जा रहा हूँ, एक हाथ से डब्बा पकड़ूंगा एक हाथ से पानी पकड़ूंगा तो ये 2 डब्बे होंगे तो गिर ना जाए। तो अपने दोस्त से कहा यार ये रखना, मैं थोड़ी देर में आके तुमसे लेता हूँ, और चला गया। अब ये जो ये उसने दी है, क्या ये ग्रेटिशियसली दी है? नहीं, ये तो नॉन ग्रेटिशियस है। और जब वो वापस पहुंचे तो ये भाई साहब खा चुके हो, तो ये गलत है। यानी कि जहां आपको नजर आ रहा हो, आपको पता हो क्लियर कट कि ये एक्शन जो मेरे साथ किया गया ये ग्रेटिशियस नहीं है, यानी कि ये नॉन ग्रेटिशियस है, इसमें अगले बंदे का इरादा मेरे साथ फेवर करने का बिल्कुल भी नहीं था, और आप फिर उस चीज को कंज्यूम भी कर लें, तो फिर आपका फर्ज है कि आप उस बंदे को उसकी चीजें वापस पहुंचाएं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी ये बंदा जो है वो दूसरे का खाना खा गया। रेगुलर क्लास में हमने पिज्जे की एग्जांपल देखी थी कि जी पिज्जा मंगवाया कुछ लोगों ने अपने पास, और वो डिलीवर करने वाले ने 7 वालों को डिलीवर कर दिया, और 7 वालों ने जब पिज्जा देखा तो उन्हें लगा कि ओहो इसके पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो उसने बता दिया जी ये वही पिज्जा है जिसकी आपने एडवांस पेमेंट की हुई थी। तो प्रीपेड पिज्जा था और पहुंच गया 7 वालों के। 7 वालों ने पिज्जा पकड़ के उन्हें साफ पता लग गया कि ये हमारे हमसाये का है और ये हम तक जो आया है ये उसने ग्रेटिशियसली नहीं भेजा, नहीं तो वो बता देता जी आपके लिए पिज्जा मंगवाया है। तो ये पिज्जा अगर खा गए तो फिर इनकी जिम्मेदारी है कि ये दूसरे बंदे को जो है वो कंपनसेशन करें। आप जो है वो आपने एक जगह गाड़ी लगाई, आपके सामने जो है वो 7 वाली जो गाड़ी वाला है उसने दूर खड़े एक बंदे से कहा कि यार मैं गाड़ी यहाँ खड़ी करके जा रहा हूँ, इशारा किया वो मेरी गाड़ी खड़ी है और तुमने उसे धो देना है और वापस आके मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो धोने वाला करीब आया और उसने गलती से उसकी गाड़ी के बजाय आपकी गाड़ी को धोना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, गलती लगी है उसे। अब ये जो वो हरकत कर रहा है गाड़ी धोने वाली, वो मेहरबानी के इरादे से तो नहीं कर रहा, ये तो कमर्शियल एक्टिविटी है, लेकिन आपने तो उसे कहा ही नहीं था, कहा था 7 वाले ने, और 7 वाले की गाड़ी की बजाय गलती से ये आपकी गाड़ी धो रहा है। तो ऐसे में अगर आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। जी, अब अगेन मिस्टेक में भी ऐसा होता है कि एक बंदे को पता लगता है एक बंदे को नहीं पता लगता। अगर आपको ये पता लग गया है कि उसको पता नहीं लगा, यानी अगर हमें पता लग जाए कि कुछ गलत हो रहा है, ये इस इरादे से नहीं है, और हम उसके बावजूद भी आंखें बंद करके उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करें तो फिर गलत होगा। तो यहाँ जो पॉइंट है वो ये है कि आपने बेनिफिट कंज्यूम भी कर लिया होता है। मिस्टेक में जैसे ही आपको पता लग गया होता है मिस्टेक हुई, आप फौरन से अगले बंदे को ठीक करते हैं। इधर आपने ठीक नहीं किया। Where a person lawfully does anything for another, जब एक बंदा दूसरे के लिए कुछ करता है, और delivers anything to him not intending to do so gratuitously, अगर एक बंदा आपको कोई चीज डिलीवर कर देता है और उसका इरादा ये ग्रेटिशियस नहीं था, such other person enjoys the benefit, और वो दूसरा बंदा बेनिफिट भी एंजॉय कर लेता है, तो फिर जो लेटर जिसने बेनिफिट एंजॉय किया इज बाउंड कि वो रिस्टोर करे, कंपनसेट करे या पैसे दे उस बंदे को जिसकी चीज उस तक पहुंच गई। तो ये बात याद रहेगी।
तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें एक बंदा ऐसी चीज का बेनिफिट उठा लेता है जो उसके लिए नहीं थी और उसे पता था कि उसके लिए नहीं है और उसके बावजूद भी उसने उस बेनिफिट को एंजॉय कर लिया। पांचवी आखिरी एग्जांपल, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। समटाइम क्या होता है, एक पेमेंट किसी और बंदे के जिम्मे होती है, किसी और ने करनी होती है, लेकिन वो पेमेंट के होने ना होने से आपको फर्क पड़ता है और आप घबरा के वो पेमेंट खुद कर देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ी हुई है, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस में। याद करें, मॉर्गेज एंड चार्जेस में ड्यूटी किसकी थी इसको रजिस्टर कराने की? कंपनी की, जो लोन ले रही है। लेकिन अगर ये कंपनी नहीं रजिस्टर कराएगी तो नुकसान किसको होता था? क्रेडिटर को। तो फिर लॉ ने क्रेडिटर को भी राइट दिया था कि देखो जिम्मेदारी तो कंपनी की है, लेकिन अगर चाहो तो तुम भी ये पेमेंट कर दो। और अगर वो पेमेंट कर देता था तो वो फिर क्या करता था? इससे क्लेम करता था। हालांकि इनके दरमियान ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, क्रेडिटर ने तो कोई नहीं कहा था कि मैं जाके इसको रजिस्टर करा रहा हूं, लेकिन क्रेडिटर उस पेमेंट के होने ना होने में इंटरेस्टेड था। तो अगर एक शख्स किसी पेमेंट के होने या ना होने में इंटरेस्टेड हो और फिर वो पेमेंट कर दे तो वो दूसरे बंदे से वो पेमेंट ले लेता है। इसकी टिपिकल एग्जांपल जो कोट की जाती है वो एक किराएदार और मालिक मकान की होती है कि भाई एक मालिक मकान ने अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया हुआ और बड़े अरसे से नोटिस आ रहे हैं। अब एक फाइनल नोटिस आया मालिक मकान के पास उस घर में जिसमें रह किराएदार रहा है, और नोटिस ये आया कि अगर कल तक ये टैक्स ना क्लियर हुआ तो हम इस घर को गिरा देंगे और घर में रहने वालों को निकाल देंगे। अब ऐसे में जो किराएदार है उसका इंटरेस्ट है इस वक्त इस टैक्स के पे होने में, उसको फायदा है। और ये टैक्स एक जिम्मेदारी भी है, एक ड्यूटी भी है जो उस बंदे ने अल्टीमेटली पे करना है। तो ये भाई साहब ने उठ के जाके उसके हिस्से का टैक्स दे दिया और बाद में मालिक मकान से कहा कि मुझे आपने अब रीइंबर्स करना है। तो अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी व्हिच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, एक बंदा जो कि इंटरेस्टेड है किसी ऐसे पैसों में जो किसी और ने पे करना है, एंड हु पेज इट, और फिर वो उसे पे कर भी दे, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, उसका हक है कि उसको दूसरे बंदे से रीइंबर्समेंट मिले। क्या ये सारी बात समझ आई है? तो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जो किए नहीं जाते, लेकिन लॉ क्रिएट कर देता है एक ऑब्लिगेशन। और इसकी 5 एग्जांपल्स थी जिसमें एक बंदा जो है वो दूसरे को नेसेसरी सप्लाई कर रहा था, जिसमें एक बंदा गुड्स ढूंढ लेता था तो वो अमानतदार बन जाता था, बाय मिस्टेक या कोर्शन पेमेंट हो जाती थी तो वापस मांगी जाती थी, कोई बेनिफिट ना देने के इरादे से दूसरे बंदे को पहुंच जाए और उसे पता भी और वो बेनिफिट कंज्यूम भी कर ले तो उसने वो रिवर्स करना है। और अगर किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने एक पेमेंट कर दी जिसके होने ना होने से उसको फर्क पड़ता था तो वो उसको वापस करवा सकता है। यहाँ पे अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो बताएं, मैं मीनवाइल अगले चैप्टर को ओपन कर लूं। ये जिसकी गाड़ी धुल रही थी वो उस टाइम वहां नहीं, और बाद में भी जब गाड़ी धुल गया था। हाँ, अब अगेन जिसकी गाड़ी धुल रही थी अगर वहां मौजूद नहीं था, इसका मतलब वो बेनिफिट उसने लेने की कोशिश नहीं की, वो मिस्टेकनली उस तक पहुंच गया। ऐसे में वो क्लेम कर सकता है कि जब वो धोने वाला कहे कि जी मुझे पैसे दें, तो वो कह सकता है तुमने जो मुझे दिया वो मेरी डिजायर पे नहीं था, तो वहां पे वो इस चीज का ले सकता है। लेकिन इस वाली जो वो है एग्जाम्पल, इसकी अजम्पशन क्या है? इसकी अजम्पशन ये है कि उसने बेनिफिट कंज्यूम किया है, उसने जान के बेनिफिट कंज्यूम किया, उसे पता था कि ये ग्रेटिशियस नहीं है और उसके बावजूद भी उसने उसको ग्रेटिशियस की तरह कंज्यूम कर लिया। जी, उस केस में कोई कंपनसेशन नहीं ना मिलेगी? उस केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगी। संजीत में ये लग सकता है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर वाली बात इसमें की जा सकती है, लेकिन डिजायर किसे कहते हैं? ख्वाहिश एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक बंदे को आपने नहीं कहा लेकिन वो आपकी गाड़ी धो रहा है और आप उसे मना भी नहीं कर रहे, तो इम्प्लाइड हो गया कि आपकी ख्वाहिश थी कि वो गाड़ी धोए। अगर आपने एक्सप्रेसली उसे मना कर दिया तो फिर साफ साबित हो जाएगा कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी गाड़ी धोई जाए। तो ये जो कंसिडरेशन एट द डिजायर वाली बात है वो ये है कि आपने खुद कहा हो या आपने मना ना किया और आपने उस चीज को होने दिया हो, तो दोनों केसेस में आपकी डिजायर का तस्वुर की जाएगी। जी अगर जिस बंदे ने फायदा लिया है जैसे वो डिलीवरी वाला है, जी जी, तो अगर वो बंदा नहीं मिल रहा तो फिर कौन कंपनसेट करेगा? जी अगेन अगर कौन बंदा नहीं मिल रहा, यानी कि आपने किसी चीज का बेनिफिट ले लिया और फिर आप ढूंढने निकले कि वो किस बंदे की चीज मेरे तक पहुंची थी और वो नहीं मिला। पहली बात है कि जिसका बेनिफिट आप तक पहुंचा होगा वो ढूंढ रहा होगा कि मतलब मैंने जो चीज वो कंज्यूम करनी थी वो कहां गई, उसको नहीं मिला। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूछने की कोशिश करें कि भाई मैं किसी की चीज खा गया हूं तो कौन है। तो अगर वो बंदा ना ढूंढ पाए और आपको ना मिले तो फिर तो वही वाली बात हो गई जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स वाली की बात थी। तो इसका मतलब है कि आप पे जिम्मेदारी ही तब है जब आप उस चीज को कंज्यूम कर लें और आपको पता हो कि ये किसकी है, तो फिर आप उसको जाके वो कंपनसेशन दें।
लेकिन वही वाली बात है कि अगर मामला अदालत तक नहीं पहुंचा तो हो सकता है आपकी बचत हो जाए। जिसने फायदा लिया है। हाँ, जिसने फायदा लिया अगर वो छुप जाए तो फिर ये तो एक और चीज भी हो जाएगी, अब वो फ्रॉड भी कर रहा है, अब तो क्राइम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी तक तो हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन अब तो और ज्यादा मामला संगीन हो गया। तो आप ये वाला काम नहीं कर सकते कि आप ये करके छुप जाएं। लेकिन वही वाली बात आपकी कि फिर पता कैसे लगेगा, उसे ढूंढेंगे कैसे, ये कैसे पता लगेगा कि किसने चोरी की है? अदालत का मसला है। जिसकी चीज गायब हुई है ना, जिसका पिज्जा गायब हो गया, वो अदालत को जाके या वो जाके कानून वालों को कहेगा जी ढूंढो किसी बंदे ने मेरा पिज्जा खा लिया है। तो फिर कोई कहीं ना कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आ जाएगी, कहीं वो पिज्जा डिलीवर करने वाली कंपनी का पिज्जा बॉय ही बता देगा कि मैंने इस दरवाजे पे वो किया था, ये वाले साहब थे जिन्होंने मेरे से पिज्जा लिया था। तो इसलिए ना लॉ पढ़ते हुए हम इस डेप्थ में नहीं जा रहे होते कि अब इसको पकड़ा कैसे जाएगा, सच कैसे साबित होगा, झूठा कौन निकलेगा, ये सारे मसले हम अदालत पे छोड़ देते हैं। हम सिर्फ कानून देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, वो सही है, उसको फायदा होगा, उसको नुकसान होगा, कैसे होगा, पकड़ेंगे कैसे, कैसे साबित होगा, इस चीज से हमने बाहर रहना है। ये आदत जितनी जल्दी बना लेगी बिलों में उतना अच्छा है, वरना हर जगह बैठ के ना बंदा यही सोचता रहेगा यार साबित कैसे होगा। वो साबित होने के लिए पूरा निजाम है गवर्नमेंट का, हमने उस टेंशन में नहीं पड़ना। जी सर, अगर वो जिसको बेनिफिट गलती से मिल गया, जिसको बेनिफिट गलती से मिल गया और उसे पता है कि गलती से मिल रहा है और उसने बेनिफिट ले भी लिया है, तो भी अनअवेयर के जो उसकी गाड़ी धो रहा था बंदा, तो उसने इग्नोर मतलब बाखबर होने का। जी इन्होंने कहा कि वो गाड़ी तो धो रहा था, लेकिन इस बंदे को पता भी था मेरी गाड़ी धुल रही है, लेकिन इसने ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरी गाड़ी, और ये इधर उधर ऐसे फिरता रहा। तो टेक्निकली ये भी फ्रॉड कर रहा है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट भी हो गया और जिसमें एक पार्टी ने दूसरे के साथ फ्रॉड किया है। तो जब फ्रॉड होता है तो ऐसे में जो मजलूम है उसके पास राइट होता है कि वो उसको खत्म करके कोई भी बेनिफिट किसी की तरफ से किसी को गया है वो उसे रिस्टोर कर ले। अगर उसे पता ही ना हो कहीं और हो तो वो जानबूझ के हो रहे हैं। जी अगर उसे ना पता हो जो कहीं और है और धोने वाले ने गाड़ी धो दी है, तो भाई ये धोने वाले ने पैसे लेके धोनी है ना गाड़ी, पैसे मांगेगा, पैसे जब मांगेगा तो क्या नहीं पता लगेगा उसको। अब एग्जांपल तो यूं भी क्रिएट की जा सकती है कि एक बंदा ने उसको कहा गाड़ी धो दो, उसने गाड़ी धोने के बजाय दूसरी गाड़ी धो दी, ये बंदा जो जा रहा था जिसने गाड़ी का कहा था वो रास्ते में मर गया, अब कैसे पता लगेगा? तो मैं तो 1 लाख एग्जांपल्स क्रिएट कर सकता हूं इस तरह से, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, हम सिर्फ अपने आप को उलझा रहे होंगे। बात आपको समझ आ गई है? ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप अपने तौर पे अपने आप से कलाबाजियां खाते रहें, परेशान रहें, दुखी रहें, बीलॉ में ये काम एग्जैक्टली नहीं करना। बीलॉ हमेशा आपको बार बार मार्जिन देगा कि आप एक चीज को 15 तरह से सोचेंगे। फिर भी अगर बहुत ज्यादा दिल कर रहा हो कि इस तरह के बहुत जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हो तो ओके, चैट जीपीटी पे जाएं, उसको कहेंगे एक सिचुएशन है बताओ क्या होगा, वो कहेगा ऐसे होगा, आप कहेंगे अच्छा अब अगर ऐसे करके ऐसे हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा जी ऐसे, अच्छा अब अगर इसमें ऐसे करके ऐसे हो तो क्या होगा। वो खेलता जाएगा, वो नहीं थकेगा। उसने 1 घंटे में क्रैश कोर्स का लेक्चर खत्म नहीं करना, ठीक है, और ना उसको इससे परवाह है कि सामने वाले बंदे का टाइम भी जाया हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो खुश हो रहा होगा कि भाई बंदा जो भी पुट्ठा सा भी सवाल पूछ रहा है मैं कुछ ना कुछ जवाब दे रहा हूँ। तो इस तरह के जितने भी अजीबोगरीब से सवाल, अजीबोगरीब से ख्यालात जो आते हैं, हम चैट जीपीटी पे फेंकते रहें, जमनाई पे फेंकते रहें, इससे जवाब लेते रहें, लेकिन ये सब करने के बाद वापस आए और देखिए किताब में क्या लिखा था। अच्छा इतना सा लिखा हुआ था, मैं कहाँ चला गया था। चलो शुक्र है मुझे टाइम पे कल आ गई। मैंने इतनी 2-3 लाइनें याद रखनी है, पेपर में सिर्फ इन्हीं 2-3 लाइनों से रिलेटेड सवाल होगा। आपको याद होगा मैंने सीलो में एक टॉपिक कराते हुए आपको कहा था कि इसमें से 2 नंबर का एक सवाल पहली दफा आउट ऑफ सिलेबस आया था। 25 साल 50 अटेम्प्ट्स ऐसी गुजरी हैं जिसमें सिर्फ 2 नंबर के अलावा पूरे बीलॉ सीलो में कभी आउट ऑफ सिलेबस से नहीं आया। तो जब आईक्यूब इतनी मेहरबानी कर रहा है कि उस सिलेबस के अंदर है, तो आप क्यों अपने आप को फंसा रहे हैं कि सिलेबस से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो ये आदत गलत है। बस मैं सिर्फ इस आदत को रोकना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटी सी तकरीर की है कि वरना क्या होगा, आप लोग इधर उधर की सारी बातें ध्यान में होंगी और पेपर में एन मुद्दा क्या था आपको वो भूल गया होगा। अब जैसे ये वाली एग्जांपल सिंपल अगर आपके जहन में और पेपर में सवाल आए तो एग्जांपल जहन में आएगी, आप फौरन से लिख देंगे, लेकिन अब वो एग्जांपल आपके जहन में रही नहीं, क्योंकि अब तक तो आपके दिमाग ने उस बंदे ने जिसने गाड़ी धोने का कहा था और जो पैसे दे के गया था और जिसको गाड़ी धोने का कहा था, वो जिस गाड़ी के पास पहुंचा वहां एक और बंदा खड़ा हुआ था, उसने अपनी गाड़ी धोते हुए देखा, सिगरेट पी रहा था, इसने इससे पूछा, उसने कहा कि वो 4 गाड़ियां दूर जो बंदे की गाड़ी है उसने पैसे दिए थे। जब उसके पास पहुंचे तो उसको पता नहीं था, इस बंदे ने जो है गलतफहमी में एक और गाड़ी भी धो दी, इसने उस वक्त भी नहीं बताया और उस वक्त भी उसने जब दूसरे बंदे से आके तीसरे बंदे के बारे में पूछा तो चौथे बंदे को कुछ भी नहीं पता था। अब जब आप इतनी दूर पहुंचे हुए हैं,
तो होना क्या है, दिमाग खराब। पेपर में जब आप लिखने बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या था, बेनिफिट कैसे होता था, अच्छा अगर फ्रॉड हो जाता था तो बेनिफिट होता था, नहीं, अच्छा उसे पता कैसे लगता था, क्योंकि आपने खुद अपने आप को उलझा दिया है। ऐसे नहीं करना, ठीक है। बहुत सिंपल लॉ है जो हमें बताया गया, और आईकैप का सवाल हमेशा उस लॉ में से स्ट्रेट फॉरवर्ड बना हुआ होता है। आईकैप इतनी दूर तक नहीं जाता, हम पहले कहते हैं सब्जेक्ट बड़ा है, उसके बाद हम खुद ही दूर निकल जाते हैं। तो सब्जेक्ट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोग दे रहे हैं, सब्जेक्ट बेचारा होता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि ये गलत आदत से बचना है। फिर भी दिमाग है, सोचता है, तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, खेलते रहें जीपीटी से। लेकिन उस खेलने के बाद, सारी एक्टिविटी करने के बाद, बहुत फन टाइम करने के बाद, अब जब आप उसे एग्जांपल दे रहे होंगे, जवाब दे रहे होगा, तो आपका भी दिल वो कर रहा होगा कि अच्छा गाड़ी धोने वाला बंदा अगर लंगड़ा है और लंगड़ा के चल रहा है, अच्छा जी अब अगर उसने वो गाड़ी के ऊपर पानी ऐसे करके फेंका और वो एक और गाड़ी के ऊपर भी चला गया और उस पर 4 छींटे चले गए, तो वो गाड़ी वाले के क्या राइट्स होंगे? पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे, फिर वापस आइएगा, क्रैश कोर्स की असली एग्जांपल सुनिएगा, किताब में असली लिखी हुई इंग्लिश देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि दिमाग वहीं तक रहे। पहली जिंदगी में इतने मसले, पहली सीए के पेपर पास नहीं होते, ऊपर से आप सोच रहे होते हैं कि जी वो सीए कुस्तुनतुनिया में चलेगा या नहीं चलेगा। और भाई एक दफा सीए तो कर लें। अब सीए कुस्तुनतुनिया में उसकी वैल्यू है या नहीं है, इस वजह से आप परेशान होके अपना बीलॉ का पेपर पास नहीं करेंगे। तो कुछ टेंशन है ना वक्त से पहले नहीं लेनी चाहिए। ये हमें, हमारा दिमाग खराब करती है रील्स। बैठे बैठे हमें पता नहीं कौन सा XYZ टॉपिक बताना शुरू कर देते हैं, तो हमारे दिमाग को आदत ही नहीं रही फोकस से कोई चीज देखने की। 5 मिनट में 6 मुनफरद टॉपिक्स पे हम रील देख चुके होते हैं। अंटार्कटिका में बर्फानी रीच खत्म हो रहे हैं, अब वो रील देख रहे होंगे आप। चांदी का फ्यूचर जो है वो फलाना जगह पे पहुंच गया, अब आपने खरीदनी नहीं है, आपके पास जो है ना बर्गर के पैसे नहीं है आप जो है वो चांदी के फी औंस जो है वो कितने डॉलर चल रहे हैं और फ्यूचर क्या चल रहा है और उसकी मार्केट कितनी दफा क्रैश हुई है। तो प्रॉब्लम यही है। वापस इधर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो अपने आपको ना फोकस रखना बड़ा जरूरी है आज के डिस्टॉर्शन वाले एरा में, ये बहुत जरूरी है। हम जब स्टूडेंट थे हमारे पास मोबाइल नहीं था, ये हमें काफी बचत थी। फिर जब हम लोग फाइनल में आए या जब हम आगे की क्लासेस में गए तब मोबाइल काफी ज्यादा इन हुआ था, लेकिन हम उस मोबाइल पे उस वक्त तक काम करते थे। अच्छा मजे की बात है कि आप कहेंगे सर आप बड़े अच्छे दौर में रह गए थे, हम बड़े मुश्किल टाइम पे, तो क्या आज मेरे पास मोबाइल नहीं है? और क्या आज उसमें वो सारे टूल्स नहीं है जो आपके पास हैं? बल्कि आप तो बहुत सारी चीजें आप तो बहुत सारी चीजें देख के कहते हो पैसे होते तो खरीद लेता। मैं तो खरीद भी सकता हूँ। तो मेरे पास एक ऐड आएगा, एक बड़ी जबरदस्त सी चीज होगी, एक प्रोडक्ट दिखा रहे होंगे, तो मैं कहूंगा यार बड़ी मजे की घर में सजावट की चीज है, तो वो जो कहते हैं ना क्लिक करें और फिर ऑर्डर दें और सारा, तो मैं तो वो स्टेप भी कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी डिस्टॉर्शन आपके लिए उतनी हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए ज्यादा है, क्योंकि हमारी कुव्वत खरीद भी है। तो उसके बाद अपने आप को बचा के अपने मकसद पे फोकस रहना ना, ये सबसे जरूरी बात है। तो डिस्टॉर्शन सबके लिए है। तो अगर हमने अपने स्टूडेंटशिप के जमाने में नहीं थी तो आज हमारे लिए डिस्टॉर्शन है। आज इस कमरे में जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो तकरीबन औसतन एक आध बंदे को छोड़ के हर बंदा कम से कम 1 या 2 या 3 या 5 या 10 या 12 दफा अपना मोबाइल जरूर निकाल के देखता है। तो क्या मुझे नीड नहीं होती होगी मोबाइल निकाल के देखने की? क्या मेरे बिजनेस कांटेक्ट आप सब लोगों से ज्यादा नहीं होते होंगे? क्या इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी कॉल मेरे पास नहीं आनी होती होगी अगर कमर्शियल बात हो रही है? आपको तो कॉल ही आनी है बेटा, आते हुए धनिया लेते आना, ठीक है। मुझे शायद कॉल आ रही होगी कि हाँ भाईजान ये आप बताएं आपका क्या इन्वेस्टमेंट का प्लान है, अच्छा आप बताएं फलाना जो है नई हाउसिंग सोसाइटी है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो अगेन अच्छी बात यह है कि आप उन सारी डिस्टॉर्शंस को साइड पे करें और फोकस करें कि आपका जो असल काम है वो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर लेंगे, आप लाइफ में जो है ना वो आगे से आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो वो भाई ने भी बड़ा मजेदार वो बात की, मैंने कहा जी क्या मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मतलब, तो उन्होंने कहा सर आपके पास जवानी नहीं है। तो भाई एक दफा मेरी एज पे पहुंचेंगे तो इन्हें अंदाजा होगा मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो वो जो है ना इंसान ना हर स्टेज पे लाइफ के उसकी डिजायर होती है, वो आगे से आगे बढ़ना चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बदल जाते हैं। हो सकता है आपको एक छोटी एज में आपका ऑब्जेक्टिव हो यार बस एक अच्छी जगह शादी हो जाए,
ठीक है, तो हो सकता है मेरी एज में ऑब्जेक्टिव ये हो कि यार कोई 2 कनाल का अच्छा सा घर हो, यार कोई कॉलेज जो है उसमें कुछ 10,000 बच्चे आके पढ़ना शुरू कर दें, कोई फलाना। तो डिजायर तो हर वक्त रहेगी, और हर बंदा हमेशा लाइफ में जब भी एफर्ट करता है तो अपनी उन डिजायर्स के लिए करता है। तो इंसान की नीड्स कभी खत्म नहीं होती, बस वो ग्रो कर जाती हैं, ज्यादा बेहतर लेवल पे होती हैं। आपकी इस वक्त नीड होगी कि आपका सीईओ हो जाए, मेरी इस वक्त नीड होगी कि हजारों लोगों का सीईओ हो जाए। मेरा नशा और है, आपका नशा और है, लेकिन डिस्टॉर्ट नहीं होना। ये जो है ना मोबाइल वाला एरा, और ये जो इधर उधर बहुत ज्यादा जहन मुंतशिर होता है, अपने आप को बचा के रखें। कोशिश करेंगे जब पढ़ने बैठे तो उस पर फोकस करें। तो ये खराब आदत है कि पढ़ते पढ़ते लेफ्ट राइट निकल जाए। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास मार्जिन था, टॉपिक बहुत ही छोटा सा था, तो इसलिए जो है ना वो मैंने जरूरी समझा कि एक आदत अच्छे टाइम पे ठीक करवा दूं, क्योंकि ये अल्टीमेटली लाइफ भर आपको परेशान करेगी। सबसे पहले बिलो फेल होगा इस गलत आदत की वजह से, फिर उसके बाद कुछ और भी मसलों मसाइल आएंगे। तो कोशिश ये करें कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को इधर उधर मत लेके जाएं, जो मकसद है उस तक स्टिक